हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लेटेस्ट लर्न। आपके चैनल लेटेस्ट लर्न में आपका स्वागत करते हैं। अभी तक हमने आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अभी तक हमने आपके दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन। आज से हम आपका तीसरा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस चैप्टर का नाम है आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल। ओके, जिसे हिंदी में कहते हैं उपपद। क्या कहते हैं? उपपद। आर्टिकल किसकी बात करने जा रहे हैं? आर्टिकल की। ठीक, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? उपपद। सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में समझेंगे कि आर्टिकल होते क्या है। हमने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे थे तो हमने आपको ये बताया था कि आर्टिकल एक टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। तो अभी तक आप अगर किसी से पढ़ते हो तो आपको यही बताया जाता हो कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द, और उनके यूजेस आपको पढ़ाए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। ओके, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन आते हैं? 2 आते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। और डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ एक होता है, वो होता है द। ओके, तो एक मतलब आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल 2 होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल 1 होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन और डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। ओके, तो ये होते हैं आपके आर्टिकल के टाइप्स। तो हमने आर्टिकल बताया कि आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद और ये एक टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। और इनका हमने बताया कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल द होता है। ओके, तो आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज बहुत ही ज्यादा सरल है, कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सरल। इसके यूजेस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ज्यादा यूजेस इसके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहले इंडेफिनिट आर्टिकल क्लियर कर देते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। तो आज हम सबसे पहले क्या शुरू करने जा रहे हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में हमने सबसे पहले बताया है ए और एन का यूज। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं? ए और एन की बात करने जा रहे हैं। तो ए और एन की बात करने जा रहे हैं तो पहला नियम देखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं हम? ए। ठीक, और दूसरा क्या है? एन। इसको क्या पढ़ते हैं? एन। ठीक, अब देखिए इनका यूजेस क्या होता है। जब आप मतलब छोटी क्लासेस में थे तब उसमें आपको पढ़ाया जाता था कि ये जो ए और एन का यूज होता है, ये जो मतलब जो कोई अगर वर्ड लिखा हुआ है, अगर कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके पहले एन का यूज करेंगे। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। वोवेल और कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही होंगे, वोवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी बचे जो 21 अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एन का यूज हम सिर्फ वोवेल्स के साथ ही करते हैं, हम कॉन्सोनेंट के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इनका यूज कैसे होता है वो देखिए। जो ए का यूज होता है वो हिंदी वर्णमाला
के व्यंजनों के आधार पे होता है। ठीक, और एन का यूज हिंदी वर्णमाला के स्वरों के आधार पर होता है। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं तो जब हम उसका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण मतलब कि जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करने के समय क्या होता है कि हिंदी वर्णमाला में के अगर स्वरों के हिसाब से उसका आ रहा है, मतलब जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला के स्वर आ रहे हैं उसमें, जैसे छोटा आ से आ तक, और अगर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन आ रहे हैं का से लेके ज्ञा तक, तो हम ए का यूज, अगर छोटा आ से आ तक आ रहे हैं तो हम एन का यूज करेंगे। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि यू आर डॉट डॉट ऑनेस्ट बॉय, क्या लिखा है? यू आर ऑनेस्ट बॉय। अब बताइए यहाँ पे ए फिल करेंगे कि एन फिल करेंगे? ये आ गया। तो अब आपको क्या है कि आपको क्या पढ़ाया गया है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके पहले हम एन का यूज करते हैं, बाकी अब कितने आप वर्ड्स याद करेंगे? सारे वर्ड्स तो आप याद नहीं कर सकते, तो वर्ड नहीं, नियम याद रखना है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं, क्या लिखा है ये, इसको हम क्या पढ़ेंगे? हॉनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं, क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं इसको? ऑनेस्ट, ये पढ़ते हैं। तो भले ही यहाँ पे यच लिखा हो, भले ही यहाँ पे वोवेल ना हो, लेकिन इसका जब उच्चारण कर रहे हैं, इसका जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट आने के कारण यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक। अब जैसे एक और हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया आपने कि सी gave me 1 rupee नोट। अब बताइए यहां पे ए आएगा कि एन आएगा? अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके हिसाब से यहाँ पे एन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन फिल करना चाहिए। तो आप जैसे ही यहाँ पे एन फिल करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? रीजन हम बताते हैं। इसको हम पढ़ते हैं क्या? ओ एन ई को। इसको हम पढ़ते हैं वन। क्या पढ़ते हैं? वन। तो जब हम इसको वन पढ़ते हैं, वन पढ़ने के कारण इसका उच्चारण में क्या आया? वा आया। मतलब कि का से लेकर के ज्ञा तक के बीच के व्यंजन आ रहे हैं। जब व्यंजन यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे जो यूज होने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। यहाँ पे किसका यूज करेंगे? ए। तो सी गेव मी अ 1 rupee नोट, देन दैट्स राइट सेंटेंस। ओके। तो ए और एन का यूज सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। हमने ए और एन का यूज आपको क्या बताया है? जो ए का यूज है, जब हम उच्चारण करते हैं किसी शब्द का, तो उच्चारण करते समय अगर उसका अर्थ हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के आधार पर आ रहा है तो हम उसके आगे ए का यूज करेंगे। अगर हिंदी वर्णमाला के स्वरों के आधार पर उच्चारण हो रहा है तो उसके आगे हम एन का यूज करेंगे। और उसके आधार पर हमने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। यू आर डॉट डॉट ऑनेस्ट बॉय, जैसे ऑनर बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में आएंगे जब आप उसका उच्चारण करेंगे। जैसे आपको हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लिखा है, अब आप कहोगे हाँ, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ईयर। अब आप कहोगे हम ईयर के आगे ए क्यों लगाते हैं, एन क्यों नहीं लगाते हैं? पढ़ते तो हम इसको ईयर है।
आप तो यही कहोगे कि हम इसको पढ़ते तो ईयर है, तो इसके आगे हम ए क्यों लगाते हैं, एन क्यों नहीं लगाते हैं? यहां पे हम ए लगाते हैं क्यों? क्योंकि हम इसको ईयर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ईयर। ध्यान से समझिएगा, ईयर पढ़ते हैं। रीजन, हम पढ़ते भले चाहे प्रोनाउंसिएशन के सब करते हैं। देखिए वाई ई एस क्या होता है, यस होता है। वाई ए के क्या पढ़ते हैं, याक होता है। तो वाई का उच्चारण क्या आता है, या आता है। तो इसलिए यहाँ पे ईयर नहीं ईयर होता है, समझे? इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते हैं। समझ में आई इतनी बात? और देखिए ऐसे ही बहुत सारे आपको वर्ड होते हैं जिनसे आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इसकी एक्सरसाइज वगैरह लगाएंगे तो आप इसको बहुत अच्छे समझ पाएंगे। अब हम जो मेन चैप्टर है, जो जिससे एरर्स पूछी जाती हैं ज्यादातर, तो वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वो चैप्टर है दा का चैप्टर। ठीक, तो दा का चैप्टर जो होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में आपको ए और एन इतना नहीं पूछा जाता है जितना आपको दा पूछा जाता है। ओके, तो अब देखते हैं हम आगे किसकी बात करते हैं, दा का यूज। किसकी बात करने जा रहे हैं, दा के यूज की। ओके, दा का यूज कहां कहां होता है ये आपको अब हम बताएंगे। देखिएगा, तो अब सबसे पहला इसका यूज, जो हम सबसे पहले इसका यूज बताने जा रहे हैं वो कहां होता है वो देखिएगा। इसका जो सबसे पहला यूज है वो होगा ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले। किसके पहले, ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले। ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले हम दा का यूज करेंगे। अब ये ऐतिहासिक इमारतें क्या होती हैं? ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, तो ये जितनी इमारतें हैं ये सब कैसी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं। जामा मस्जिद, कोई भी ये जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी आपकी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जितने भी आते हैं, उन सब के पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। जैसे दा ताजमहल, दा कुतुब मीनार, ठीक इस तरीके से। जैसे कुछ एग्जांपल हम आपको देंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे लिखा है, और एक चीज हम बता दे रहे हैं, दा को हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। दा का मतलब भी समझ लीजिए। दा का अर्थ होता है वह। दा का अर्थ भी पता होना चाहिए। जैसे ए का अर्थ होता है एक, एन का अर्थ होता है एक, तो दा का अर्थ क्या होता है, दा का अर्थ होता है वह। तो ये जो वह है, इस वह का मतलब ये है कि ये किसी भी चीज को, जब कोई चीज निश्चित होती है, मतलब वहां पे वो सिर्फ चीज एक हो, तो उसके लिए हम दा का यूज कराते हैं। ठीक, किसी चीज को डेफिनेट करने के लिए, किसी चीज को निश्चित करने के लिए हम दा का यूज करते हैं। कोई चीज अगर हमें निश्चित करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ताजमहल एक ही है, 10 तो है नहीं, तो ये चीज अगर निश्चित करना है तो हम उसके आगे दा लगाएंगे। अगर आपने उसके आगे दा लगा दी यानी कि ये उसी ताज की बात कर रहा है जो आगरा में है। ठीक है, अगर हमने कुतुब मीनार के आगे दा लगा दिया यानी कि वो उस चीज को निश्चित कर देगा कि ये उसी कुतुब मीनार की बात कर रहा है जो दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो दा का मतलब होता है वह। और ये हमने बता दिया कि ये क्यों, किसी भी चीज को निश्चित करने के लिए हम दा का यूज करते हैं। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा है वो देखिएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लिखा हमने, दे सॉ ताज यस्टरडे। तो यहां पे जो आर्टिकल यूज होगा वो क्या यूज होगा, द।
दे सॉ द ताज yesterday and then that was right. ठीक, they saw the ताज yesterday. ओके, समझ में आया? तो अगर हम किसी चीज को डेफिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम दा का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी विजिटेड रेड फोर्ट yesterday. तो रेड फोर्ट के आगे भी क्या आएगा? द आएगा। ठीक है, रेड फोर्ट भी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो उसको डेफिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे दा का यूज कराया कि हमने ये चीज निश्चित की कि जो ये रेड फोर्ट है ये दिल्ली वाला ही रेड फोर्ट है। ठीक, समझ में आया इतनी बात? ठीक है, तो वी विजिटेड द रेड फोर्ट yesterday and they saw the ताज yesterday. आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी और पहला रूल समझ में आ गया हो कि जो दा का यूज है वो ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले होता है, और जैसे ऐतिहासिक इमारतें हमने बताई, दे सॉ द ताज yesterday and we visited the रेड फोर्ट yesterday. ओके, अब हम इसका सेकंड रूल बताएंगे, तो सेकंड रूल ध्यान देखिएगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आर्टिकल वाले चैप्टर को देखें और इसकी जितनी ग्रामेटिकल एरर्स आए उसको सॉल्व कर सकें। ओके, आपको हम बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स बताने वाले हैं, इतनी अच्छी अच्छी ग्रामेटिकल एरर होंगी इससे रिलेटेड कि आपको आर्टिकल, प्रोनाउन, नाउन, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसी भी हो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमने सोचा है कि इसके बाद हम टेंसेस पढ़ाएंगे, टेंस खत्म करके फिर उसके बाद हम एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी पढ़ाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने इसकी बात कर रहे हैं, तो दा का यूज हो गया, इसमें पहला रूल हो गया। सेकंड रूल की हम बात कर रहे हैं। सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी दिशाएं हैं, दिशाओं के नामों के पहले, दिशाओं के नामों के पहले भी हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। ठीक, दिशाएं तो पता है कि मेन दिशाएं हमारी 4 होती हैं, वैसे तो 8 होती हैं। ठीक, कौन कौन सी होती है भी समझ लीजिए। चलिए अभी यही समझा रहे तो ये भी देख लीजिए, ताकि आपको कभी डायरेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और अगर इसको याद रखना है कि वेस्ट किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, सिंपल से आप याद रखिए वी, WEV, W फॉर वेस्ट, E फॉर ईस्ट। ठीक, तो अगर नॉर्थ ईस्ट इधर है तो नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, यहां पे क्या होगा? साउथ ईस्ट, यहां पे क्या होगा? साउथ वेस्ट, और यहां पर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये डायरेक्शंस होते हैं। ये डायरेक्शन से याद करना जरूरी होता है क्योंकि आपको रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, और अभी हम इसके बाद रीजनिंग की भी कुछ क्लासेस आपको देंगे। रीजनिंग भी बहुत अच्छे से आपको सारे चैप्टर्स बताएंगे, तो डायरेक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए डायरेक्शंस आपको आने चाहिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, तो बहरहाल में मतलब ये समझाने का नहीं था। तो अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि डायरेक्शंस के आगे जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उनके नामों के पहले भी हम दा का यूज करते हैं। देखिए, जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं। आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल है कि मतलब कि जो आपको हमेशा दिया जाता है और आपको याद भी होगा, बोला जाता है द सन राइजेस इन यहां पे क्या आता है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये आपको बहुत बार आपको एग्जांपल पढ़ते हो। सूरज पूर्व दिशा की ओर से उगता है। ठीक, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं।
जैसे एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, द मून इज गेटिंग रेस्ट इन द वेस्ट। ओके, तो यहां पे भी क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द मून इज गेटिंग रेस्ट इन द वेस्ट। तो देखिए अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी दा का यूज हुआ, यहाँ पे भी दा का यूज हुआ है। तो अभी इस वाले जो दा का यूज है, ये भी हम आपको इसी के आगे एक रूल आएगा। जो प्लैनेट्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं, उनके नेचुरल सैटेलाइट्स वगैरह जो होती हैं, तो उनके पहले भी हम आर्टिकल दा का ही यूज करते हैं। और किसके पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं, अभी ओमिजन्स ऑफ आर्टिकल्स ही बताएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज कहाँ करना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, अभी हम सिर्फ ये देखें कि जो डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम थर्ड रूल देखेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है, आई थिंक आपको सब आर्टिकल में सब चीज समझ में आ रही होगी। तो अब तीसरा रूल हम क्या कहते हैं, तीसरा रूल देखिएगा। तीसरा रूल है, कोई भी नदी है, ठीक, नदियों के नामों के पहले, नदियों के नामों के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे दा गंगा, दा यमुना, ठीक, दा भागीरथी, दा झेलम, दा चिनाब, तो जितनी भी नदियां होती हैं उन सब के आगे हम दा का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि नदियों को भी हमें निश्चित करना होता है कि हम इसी नदी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके पहले भी दा का यूज करेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो हम ये जो दा है, ये क्या डिसाइड कर रहा है कि हम उसी गंगा की बात कर रहे हैं। कौन सी गंगा, गंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो वो एक पवित्र नदी है। ठीक, गंगा इज अ होली रिवर। ओके, इसका अगर सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो वो देखिएगा, दे bathed इन द यमुना। मेरा नहाने वाली जगह नहीं है, बट फिर भी हमने बोल दिया कि यहाँ पे नहाने गए। दे bathed इन द यमुना, तो आप यहाँ पे देख रहे हो यमुना नदी है, तो उसके लिए भी हमने क्या यूज किया, द का यूज किया। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब इसका चौथा रूल देखिएगा। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये कहता है कि जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं, कोई भी पर्वत का नाम है तो उसके पहले भी हम दा का यूज करेंगे। क्या क्या चीज कह रहे हैं, पर्वतों के नामों के पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम बोलें कि एक एग्जांपल लेते हैं, लिख देते हैं कि एवरेस्ट इज वेरी हाई। एवरेस्ट इज वेरी हाई।
तो ये जो एवरेस्ट है हम इसके पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ओके, एवरेस्ट एक पर्वत है जो कि बहुत ऊंचा है, इसलिए हमने उसके पहले क्या लगाया, आर्टिकल दा लगाया। एक और एग्जांपल जैसे इसका ले लेते हैं, इसे लिखा है कोल्ड ऑन हिमालयाज इज टेरिबल। तो हिमालय भी एक पर्वत है, तो उसके पहले भी हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल दा यूज करेंगे। ठीक है, तब जाके ये सही होगा। तो ये था पर्वतों के नाम, यानी कोई भी पर्वत का नाम है, कंचनजंगा है, कोई भी पर्वत का नाम है, तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। ठीक, लेकिन इसी में एक रूल और ऐड होता है, अगर किसी पर्वत के नाम जाके अगर माउंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माउंट लगा हुआ है, लेकिन लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन यदि पर्वतों के नामों के पहले माउंट लगा हो, क्या लगा हो, माउंट। ठीक, माउंट लगा हो तो आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। अगर उसके पहले हमने माउंट लगा दिया, लाइक माउंट एवरेस्ट लिख दिया, तो उसके पहले आपको वो पहले से ही वो निश्चित कर देगा कि वो माउंट एवरेस्ट निश्चित है, तो इसलिए उसके पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसके लिए एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखा है, एक एग्जांपल लेते हैं, माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लिख देते हैं द माउंट एवरेस्ट इज वेरी हाई, तो माउंट एवरेस्ट ये तो पहले से ही डिसाइड है ना कि सबसे ऊंचा है, तो उसके लिए हम द लगाने की क्या जरूरत है। तो जब ये चीज पहले से ही डेफिनेट है तो हम इस द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी का अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको और समझ आएगा, जैसे लिखा हो, यही एक सेंटेंस है, क्या लिखा था, द एवरेस्ट इज वेरी हाई, आगे लिख दिया हमने पीक मतलब होता है चोटी, द एवरेस्ट इज वेरी हाई पीक। तो जब ये आगे पीक वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड आ गया, ये पीक वर्ड आ गया, तो भी हम इस आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक, एवरेस्ट इज वेरी हाई पीक, समझ में आ गया। पर्वतों के नामों के पहले क्या इसे क्या यूज करना है? इज अ हाई पीक। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। फिफ्थ नंबर रूल क्या कहता है? फिफ्थ नंबर रूल ये है, जितनी भी प्रसिद्ध किताबें होती हैं, जितनी भी प्रसिद्ध किताबें हैं, उनके नामों के पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। आपको पता है उनकी प्रसिद्ध किताबें जैसे रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, ये अरेबियन नाइट्स है, तो ये सब जितनी भी किताबें होती हैं, जितनी भी प्रसिद्ध किताबें हैं, तो उनके पहले भी आप दा का यूज करेंगे। देखिए रूल क्या है हमारा, प्रसिद्ध किताबों के नामों के पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक, जितनी भी प्रसिद्ध किताबें होती हैं उनके नामों के पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो अब इसके लिए हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
लिखा, जैसे हमारा एग्जाम्पल है द गीता इज वेरी होली। तो देखिए ये जो द वर्ड है, इस द वर्ड ने ये निश्चित किया कि ये गीता कोई लड़की नहीं है, ये गीता एक किताब की बात कर रहे हैं। अगर हम ये दा ना लगाते, सिर्फ लिखते गीता इज वेरी होली, तो इसका मतलब गीता एक लड़की है जो बहुत पवित्र है, इसका तो वही मतलब निकालते ना। लेकिन जब ये आगे आर्टिकल दा लगा तो इसने ये चीज डिसाइड की कि ये जो गीता है ये एक किताब की बात कर रहे हैं। तो जो गीता पुस्तक है, जो गीता एक किताब है, वो बहुत ही पवित्र किताब है। ठीक है, अब जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द रामायण इज एन इंटरेस्टिंग एपिक। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी, ये दा का यूज क्यों किया गया। इसने डिसाइड किया गया कि जो रामायण किताब है ये एक बहुत ही पवित्र नदी है, पवित्र किताब है, पवित्र महाकाव्य, मतलब बहुत ही रुचिकर महाकाव्य है। ठीक, तो द रामायण इज एन इंटरेस्टिंग एपिक। ओके, अब एक चीज और आप चीज देख लीजिए, जैसे कि जब किताबों के नामों के पहले अगर किसी लेखक का, उसी के लेखक का नाम आ जाए, जैसे कोई किताब है उसके नाम के पहले अगर किसी उसी लेखक का नाम आ जाए तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए। लेकिन यदि किताबों के नामों के पहले, यदि किताबों के नामों के पहले लेखक का नाम लिखा हो, लेखक का नाम लिखा हो तो आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, तो आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिखा हुआ है सी रीड्स द प्रसाद कामायनी। सी रीड्स द प्रसाद कामायनी, तो कामायनी प्रसाद जी की बुक का नाम है। तो जब ये नाम आ गया है आगे लेखक का, तो ये जो आर्टिकल का प्रयोग है ये आप नहीं करेंगे। मतलब अगर यहीं पे रामायण के आगे, रामायण के लेखक का नाम अगर आगे आया था, वाल्मीकि लिख के आया था, वाल्मीकि रामायण इज एन इंटरेस्टिंग एपिक, तो यहां पे हमें दा लगाना ना पड़ता। ठीक है, अगर वही जैसे कि रामचरितमानस लिखा है, आप अगर रामचरितमानस सिर्फ लिखा हुआ तो उसके आगे आप आर्टिकल दा का यूज कर सकते। वही लिखा हो तुलसीदास रामचरितमानस, तो आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। क्यों? इसका भी रीजन होता है, ये भी नियम ऐसे तो बना नहीं है, तो नियम का कुछ कारण होगा। यहाँ पे ये चीज पहले ही निश्चित कर दी गई है कि वो प्रसाद जी की कामायनी पुस्तक है, तो प्रसाद जी की कामायनी पुस्तक है, इसलिए वो पहले ही निश्चित हो गई है, तो उसको और निश्चित करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आज हमने आर्टिकल के 5 रूल बताए आपको। ठीक है, क्या क्या बताया? सबसे पहले हमने आर्टिकल के प्रकार बताए, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, और उसमें हमने ए और एन का यूज बताया, और आर्टिकल दा का भी यूज बताया। आर्टिकल के दा के यूज भी हमने बताया, जैसे पहले हमें ए और एन के एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने एन का यूज क्या बताया था कि जब भी आप किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो अगर उच्चारण उसका हिंदी वर्णमाला के स्वर के आधार पर आता है तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं, नहीं तो हम ए का यूज करते हैं। ठीक, ये सिंपल सा रूल था। और उसके बाद हमने क्या बताया, दा का यूज क्या क्या बताया। पहला क्या यूज बताया कि ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले हम दा का यूज करते हैं। दूसरा क्या बताया, जो प्रमुख दिशाएं होती हैं उनके नामों के पहले हम करते हैं। तीसरा क्या बताया, नदियों के नामों के पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। चौथा क्या बताया,
चौथा रूल हमने ये बताया, जितने भी पर्वत होते हैं उनके नामों के पहले भी हम, लेकिन अगर उन्हीं पर्वत के नाम के आगे कोई माउंट शब्द जुड़ा हुआ है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। पांचवा रूल हमने क्या बताया, किसी प्रसिद्ध पुस्तक होती है उसके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन अगर उसी पुस्तक के आगे उस पुस्तक के लेखक का नाम लिखा हुआ है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो आज हमने ये सब चीजें बताई हैं आर्टिकल के, और अभी आर्टिकल के आपको और भी बहुत सारे यूजेस आपको पता चलेंगे। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू, टाटा।